वेलकम टू रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम देखने जा रहे हैं एसएससी परीक्षा में पूछे गए भूगोल विषय के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी लगातार अपनी परीक्षा में पूछा रहा है। सारे प्रश्न एक से दो बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं और हमारा इंपॉर्टेंट विषय है भूगोल यानी कि जियोग्राफी। तो दोस्तों इसके हम टोटल टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। वीडियो 1 से 2 मिनट देखकर आप छोड़ देते हैं तो आप 50 क्वेश्चन देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तो वीडियो को आप पूरा देखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों आज से ही एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू हो गया है, तो आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपको पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका फाइनल सिलेक्शन हो इसी में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न किस प्रकार से रहने वाला है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो हम भूगोल विषय की बात कर रहे हैं और प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो भूगोल का जनक है वो किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा इरिटोस्थनीज, दूसरा है हेरोडोटस को, तीसरा हिप्पाकर्कस को और फोर्थ है हमारा हिकेटियस को। किसको? हिकेटियस को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हिकेटियस को। तो दोस्तों जो हमारा भूगोल के जनक है या फादर ऑफ भूगोल है, फादर ऑफ जियोग्राफी किसको बोलते हैं, तो हम बोलते हैं हिकेटियस को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। वीडियो को पूरा देखें, पूरे ही 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और कोशिश करें कि आपके इसमें से कितने सही निकलते हैं ये देखने का भी आप प्रयास जरूर करें। अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। कौन सा शब्द? ज्योग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो पहला है हमारा हेरोडोटस ने, दूसरा हिकेटियस ने, तीसरा ऑप्शन है हमारा हिप्पाकर्कस ने और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इरिटोस्थनीज ने। किसने? इरिटोस्थनीज ने। तो करेक्ट आंसर है हमारा इरिटोस्थनीज ने। तो दोस्तों भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था हमारे इरिटोस्थनीज ने। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों ह्यूमन जियोग्राफी, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कार्ल रिटर को, दूसरा है जीन ब्रुन्स को, तीसरा है हमारा हबोल्ट को और फोर्थ है हमारा हिप्पाकर्कस को। किसको? हिप्पाकर्कस को। नाम थोड़ा अटपटे हैं लेकिन याद रखना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कार्ल रिटर। तो मानव भूगोल या फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी किसको बोला गया है, तो वो कार्ल रिटर को बोला गया है मानव भूगोल का पिता। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, कार्ल रिटर। अगला प्रश्न है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। किसके? भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो पहला है हमारा हेटनर, दूसरा है जीन ब्रुन्स, तीसरा है एच बेरोज और फोर्थ है हमारा इरेटोस्थनीज। क्या है? इरेटोस्थनीज। तो करेक्ट आंसर दोस्तों एच बेरोज। तो भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला हमारे जो वैज्ञानिक है या महाविद्वान है तो वो कौन है? वो है एच बेरोज। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो जो हमारी भू आकृति विज्ञान है उसको जन्मदाता किसे माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा पेशेल को, दूसरा है डेविस को, तीसरा है पेंक को और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशेल को। दोस्तों भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता हम मानते हैं वैज्ञानिक पेशेल को। किसको? पेशेल को। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल हमारा करेक्ट है, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी के केंद्र को मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। दोस्तों जो कथन है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा था। तो पहला है हमारा वारेनियस ने, दूसरा है टेलर ने, तीसरा है कांट ने और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वारेनियस ने। तो भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर अध्ययन करने का विज्ञान है, ये बोला था हमारे वारेनियस ने। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले किसने सौरमंडल की जानकारी पूरी दुनिया को बताई थी। तो पहला देखते हैं हम कापरनिकस ने, दूसरा है केपलर ने, तीसरा है गैलीलियो ने और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कापरनिकस ने। दोस्तों तो कापरनिकस ने सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष सर्वप्रथम जानकारी प्रस्तुत करी थी। किसने? कापरनिकस महोदय ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। दोस्तों जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं खगोलीय पिंड वो क्या कहलाते हैं। तो पहला है हमारा वो ग्रह कहलाते हैं, दूसरा है उपग्रह कहलाते हैं, तीसरा है हमारा पुच्छल तारा कहलाता है और चौथा है हमारा ये सभी। क्या है? ये सभी। तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका ग्रह कहलाते हैं। दोस्तों सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं ग्रह। जैसे हमारा पृथ्वी हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, ये सब क्या है? ग्रह हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। क्या है दोस्तों? ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। तो पहला है हमारा वारेनियस ने, दूसरा है टेलर ने, तीसरा ऑप्शन है हमारा कांट ने और फोर्थ है हमारा कार्ल रिटर ने। किसने? कार्ल रिटर ने। तो करेक्ट आंसर है कांट ने। दोस्तों तो जो हमारा भूगोल है ये भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था। तो ये कांट महोदय ने कहा था। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
सॉरी। अगला देखते हैं हम, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। जो हमारा सौर मंडल है यहाँ पर टोटल कितने ग्रह हैं, तो पहला है हमारा 12, दूसरा है 10, तीसरा ऑप्शन है 9 ग्रह और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 8 ग्रह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 8 ग्रह। तो हमारा टोटल सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो टोटल हमारे पास 8 के हैं ग्रह हैं। तो सौर मंडल में कुल ग्रह कितने हैं, तो 8 है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। दोस्तों सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं उनको तो हम ग्रह बोलते हैं, लेकिन जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो पहला है हमारा पुच्छल तारा, दूसरा है ग्रह, तीसरा ऑप्शन है हमारा उपग्रह और फोर्थ है हमारा ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपग्रह। तो दोस्तों किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को हम क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको ग्रह बोलते हैं और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उनको उपग्रह बोलते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था। और दोस्तों ये प्रश्न इतनी परीक्षा में पूछा गया है, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, ये प्रश्न दोस्तों बार बार पूछाता है। तो ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था, तो पहला है हमारा केपलर ने, दूसरा है गैलीलियो ने, तीसरा ऑप्शन हमारा न्यूटन ने और फोर्थ हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है केपलर ने। तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो हमारे केपलर महोदय ने किया था। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के सूर्य कब दिखाई देता है। तो दोस्तों जो हमारा नॉर्वे देश है जिसको हम क्या बोलते हैं कि अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है नॉर्वे में, तो पहला है हमारा 12 अगस्त को, दूसरा ऑप्शन है 21 जून को। क्या है, पहला है हमारा 12 अगस्त, दूसरा है 21 जून, तीसरा है 21 जुलाई और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 21 मार्च। क्या है, 21 मार्च। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून को। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, तो हमारी 21 जून को दिखाई देता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, सौर मंडल की खोज किसने की थी। दोस्तों जो हमारा सौर मंडल है इसकी खोज किसने की थी, तो पहला है हमारा कोपरनिकस ने, दूसरा है आर्यभट्ट ने, तीसरा है कार्ल रीडर ने और फोर्थ है हमारा केपलर ने। क्या है, केपलर ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कोपरनिकस ने। तो जो सौर मंडल है हमारा इसकी खोज किसने करी थी, तो वो करी थी हमारे कोपरनिकस ने। किसने, कोपरनिकस ने। ये वैज्ञानिक का नाम है, तो याद रखें आप। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। दोस्तों जो हमारा सौर मंडल है इसका जन्मदाता कौन है, तो क्या वो पृथ्वी है, दूसरा ऑप्शन सूर्य है, क्या है, दूसरा ऑप्शन शुक्र है, तीसरा है हमारा शनि है और फोर्थ ऑप्शन हमारा सूर्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सूर्य। क्या हो जाएगा, सूर्य। तो जो हमारा सौर मंडल है इसका जन्मदाता कौन है, तो सूर्य है। क्या है, सूर्य है। और सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। क्या है, स्टार है, तारा है सूर्य। तो ये भी याद रखें आप, सूर्य ना ग्रह है ना उपग्रह है, ये क्या है, स्टार है, तारा है ना। तो सूर्य क्या है, एक तारा है। और सौर मंडल का जन्मदाता भी कौन है, तो वो भी हमारा सूर्य है, जिसको हम सन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एक ग्रह अपनी कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। दोस्तों एक ग्रह अपने सूर्य एक फिर से रिपीट कर दूं, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। मान लो कि हमारा सन है, सूर्य है, क्या है, सूरज है, और एक ग्रह इससे सर्वाधिक दूरी पर जब रहता है, मान लो पृथ्वी है, तो इससे सबसे अधिक दूर है, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा पेरेजी, दूसरा है उपसौर बोलते हैं, तीसरा है उसको अपसौर बोलते हैं और फोर्थ ऑप्शन हमारा अपोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोजी। तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों हमको अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसौर। तो जो भी ग्रह सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर रहता है जिस समय, उसको हम बोलते हैं अपसौर, और जिस समय में सबसे निकटतम रहता है उसको हम बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर। मान लो पृथ्वी सूर्य से इतनी दूर है तो ये अपसौर की स्थिति है, और ये मान लो पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल करीब है तो ये उपसौर की स्थिति है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, हमारा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो अभी हमने इसके बारे में अच्छे से समझा कि जो एक ग्रह है उसको अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, तो पहला है हमारा अपसौर, दूसरा है अपोजी, तीसरा है उपसौर और फोर्थ है हमारा पेरेजी। क्या है, पेरेजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। अगर सूर्य के सबसे निकट है तो अपसौर, सूर्य से सर्वाधिक दूर है तो अपसौर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। दोस्तों जो हमारा अंतरिक्ष है इसमें टोटल कितने तारामंडल हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा 97, दूसरा है 81, तीसरा है हमारा 95 और फोर्थ है हमारा 89 89। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 89। तो जो हमारा अंतरिक्ष है इसमें टोटल कितने तारामंडल हैं, तो इसमें टोटल 89 तारामंडल है। कितने, 89 टोटल इसमें तारामंडल हैं। अगला है हमारा पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। दोस्तों जो पार्थिव ग्रह हैं उनकी संख्या कितनी है, तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है हमारा 7। दोस्तों जो हमारे पार्थिव ग्रह हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या टोटल 4। कितनी है, 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, तो वो है हमारे 4। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है कौन सा तारा, विस्फोटी तारा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो पहला है हमारा उल्का, दूसरा है अभिनव तारा, तीसरा है हमारा धूमकेतु और फोर्थ ऑप्शन हमारा ये सभी। क्या है, ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों अभिनव तारा। तो जो हमारा अभिनव तारा होता है इसको हम ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्फोटी तारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2।
दोस्तों वीडियो का पूरा देखना है, टोटल 50 क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करें और कितना आपके सही निकलते हैं ये भी आप देखें तो आपको अपनी तैयारी का अंदाजा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, तो पहला है हमारा पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है सूर्य, तीसरा है हमारा सूर्य, पहला है हमारा पृथ्वी, दूसरा है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है हमारा सूर्य और फोर्थ ऑप्शन है हमारा चंद्रमा। तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों सूर्य। अभी हमने पिछली स्लाइड में इसकी बात करी, सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है, एक स्टार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। अगला है, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है। दोस्तों जो हमारा सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लेता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 3 मिनट 8 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है हमारा 8 मिनट 3 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है हमारा 7 मिनट 4 सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 9 मिनट 3 सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन सेकंड। सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में 8 मिनट और 3 सेकंड लेता है। कितने, 8 मिनट और 3 सेकंड लेता है हमारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी भी है, काफी पहले से इस प्रश्न को हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। दोस्तों हमारा सूर्य है, इससे सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो पहला है हमारा बुध ग्रह, दूसरा है प्लूटो, तीसरा है वरुण और फोर्थ है हमारा बृहस्पति। क्या है, बृहस्पति। तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों वरुण। तो सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह कौन सा है हमारा, तो वो है वरुण, जो कि सूर्य से सबसे दूर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। और सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो वो है हमारा बुध ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। और दोस्तों बुध नहीं है, बुध है, बुध। ये क्या है, थोड़ा हमारी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, क्योंकि दोस्तों चैनल पर सारा कंटेंट मैं ही बनाता हूँ, मैं ही वन मैन आर्मी हूँ। एडिटिंग से लगाकर वीडियो बनाने तक हमारे पास कोई टीम नहीं है, कोई साथी नहीं है, तो उसमें मिस्टेक हो जाती है। तो थोड़ा सा आप देख लें कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। ये इस प्रकार का बुध लिखा है ना। तो पहला ऑप्शन है हमारा बुध, दूसरा है प्लूटो, तीसरा है बृहस्पति और फोर्थ है हमारा शुक्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बुध। तो सूर्य के सबसे निकट कौन है, तो वो है बुध, और सबसे दूर कौन सा है, तो वो है वरुण। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। दोस्तों कौन सा ग्रह है जो चंद्रमा की तरह कलाएं करता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा मंगल ग्रह, दूसरा है शनि ग्रह, तीसरा ऑप्शन है हमारा बुध ग्रह और फोर्थ है हमारा बृहस्पति। कौन सा, बृहस्पति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन थर्ड। क्या हो जाएगा, जो हमारा बुध ग्रह है ये सूर्य की तरह इसमें क्या है, चंद्रमा की तरह कलाएं होती है किसमें, बुध ग्रह में। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह या बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 90 दिन, दूसरा है 88 दिन, तीसरा ऑप्शन है हमारा 75 दिन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 87 दिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारे 88 डेज। तो जो हमारा बुध ग्रह है ये सूर्य के चक्कर लगाने में कितने दिन का समय ले रहा है, तो 88 दिन का ले रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें कि बुध ग्रह में एक साल कितने का होता है, तो वो 88 दिन का होता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में कितने 365 दिन लगाती है, तो हमारा एक वर्ष कितने दिन का होता है, 365 दिन का। तो सेम ऐसा ही है कि बुध ग्रह पे एक साल कितने दिन का होता है, तो होता है हमारा 88 दिन का, क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट में स्थित है और सबसे जल्दी चक्कर भी हमारा बुध ग्रह ही लगाता है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारा, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, तो 88 दिन। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है, यानी दोस्तों सबसे तेज ग्रह कौन सा है। तो पहला ऑप्शन हमारा मंगल ग्रह, दूसरा है शनि ग्रह, तीसरा है हमारा शुक्र ग्रह और फोर्थ ऑप्शन हमारा बुध ग्रह। तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों हमारा बुध। ये सूर्य का सबसे तीव्र ग्रह है, क्योंकि सूर्य के सबसे पास है, सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है, सिर्फ 88 दिन लगते हैं। तो कितने, 88 दिन, 88 डेज। तो सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है, तो वो हमारा बुध ग्रह है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो कौन सा ग्रह है जिसको हम पृथ्वी की बहन बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा शनि को, दूसरा है शुक्र ग्रह को, तीसरा ऑप्शन हमारा चंद्रमा को और फोर्थ ऑप्शन हमारा मंगल ग्रह को। तो करेक्ट आंसर हो दोस्तों सूर्य ग्रह। किसको, हमारा शुक्र ग्रह है। कौन सा, शुक्र ग्रह। इसको हम पृथ्वी की बहन या जुड़वा या भोर का तारा भी बोलते हैं। तो पृथ्वी की बहन कौन है, तो हमारा शुक्र ग्रह है। कौन सा, शुक्र ग्रह। अगला है, दो ग्रह जिनके उपग्रह हैं। तो दोस्तों हमारे दो ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं है। जैसे हमारा पृथ्वी, इसका उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा है। तो इससे प्रश्न पूछ रहा है कि दो ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं है। तो पहला है हमारा पृथ्वी और शनि, दूसरा है हमारा शुक्र और बुध, तीसरा है हमारा बृहस्पति और बुध और फोर्थ ऑप्शन हमारा मंगल और शनि। क्या है, मंगल और शनि। तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों हमारा शुक्र और बुध। तो दोस्तों दो हमारे ऐसे ग्रह हैं शुक्र और बुध जिनके उपग्रह नहीं है। क्या है, इनके उपग्रह नहीं है, यानी इनके सैटेलाइट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहते हैं। तो पहला है हमारा पृथ्वी ग्रह को, दूसरा ऑप्शन है शनि ग्रह को, तीसरा ऑप्शन है शुक्र ग्रह को और फोर्थ है हमारा चंद्रमा को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे शुक्र को। तो दोस्तों शुक्र को हम क्या क्या बोलते हैं, तो पृथ्वी की बहन बोलते हैं, इसको जुड़वा बहन बोलते हैं पृथ्वी की, और इसको हम शाम का तारा या भोर का तारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाम का तारा या भोर का तारा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। दोस्तों जो हमारे यूरोपियन देश है या यूरोप के वहाँ के रहने वाले लोग हैं यूरोपीय वासी, वो किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो पहला है हमारा चंद्रमा, दूसरा है ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा है हमारा शुक्र और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मंगल। क्या है, मंगल।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्र की। तो दोस्तों जो हमारा शुक्र ग्रह है इसकी पूजा यूरोपवासी किसके रूप में करते हैं, तो देवी के रूप में करते हैं, देवी के रूप में यूरोपवासी। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है पृथ्वी की अपसोर स्थिति किस महीने में होती है, यानी दोस्तों पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट हमारे किस महीने में आती है, अपसोर की स्थिति कब रहती है। तो पहला है हमारा जनवरी महीने में, दूसरा है हमारा मार्च महीने में, तीसरा है हमारा अप्रैल महीने में और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए जनवरी में। तो दोस्तों पृथ्वी की जो अपसोर की स्थिति है वो हमारे जनवरी महीने में रहती है। कब, जनवरी महीने में। यही कारण है दोस्तों जनवरी में हमारे ठंड बहुत पड़ती है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी होती है सूर्य के सबसे निकट रहती है, इसमें क्या रहती है, सबसे निकट रहती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा जनवरी। फिर दोस्तों जैसे ही पृथ्वी से फिर धीरे धीरे दूर बढ़ती जाती है, पास आती जाती है, जनवरी महीने के बाद लगातार जो पृथ्वी सूर्य के पास जाती है तो उससे फिर हमने देखा होगा हमारे यहाँ गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लगातार हमारे यहाँ गर्मी बढ़ती रहती है। तो पृथ्वी की अपसोर स्थिति किस महीने में होती है, तो हमारे जनवरी महीने में होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। दोस्तों जो हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसका नाम है हमने रखा है सियाल। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस महोदय ने किया था, तो पहला हमारा स्वेस महोदय ने, दूसरा है डेली ने, तीसरा ऑप्शन हमारा होम्स ने और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों स्वेस, डेली, होम्स सारे वैज्ञानिकों के नाम है, तो आप इनसे कंफ्यूज ना हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वेस ने। दोस्तों जो हमारे स्वेस नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है इसका सर्वप्रथम नाम दिया था और क्या दिया था, सियाल। क्या दिया था, सियाल। दोस्तों तीन परत होती है, पहली होती है सियाल, दूसरा होती है सीमा और तीसरी होती है हमारी नीफे। सियाल, सीमा और नीफे। तो ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है। दोस्तों पृथ्वी का कौन सा भाग है जहां पर निकल और लोहा है, तो पहला है हमारा सीमा, दूसरा है नीफे और तीसरा है हमारा सियाल और फोर्थ ऑप्शन हमारा उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, नीफे। तो दोस्तों जो पृथ्वी की तीसरी सबसे गहरी परत है, पहली हमारी सियाल है, दूसरी सीमा और तीसरी है नीफे। दोस्तों जो हमारी नीफे है वहां पर निकल और लोहा है। क्या है, निकल और लोहा। और ये किस फॉर्म में दोस्तों, लिक्विड फॉर्म में। ये किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में अंदर भरा हुआ है हमारे नीफे में। कौन कौन, निकिल और लोहा। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अगला है भूप्रश्न कि किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। क्या प्रश्न कि जो हमारा भूप्रश्न है कि किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है, तो पहला है नीफे, दूसरा है सीमा, तीसरा है सियाल और फोर्थ है हमारा ये सभी। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सीमा। क्या हो जाएगा, सीमा। तो भूप्रश्न की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी सीमा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी अंदर कैसी है, कौन सा खनिज है, क्या पेट्रोलियम है, कहाँ गैस है। तो इसकी जो हमें संरचना है इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो पहला हमारा प्लेट विवर्तनिकी से, दूसरा है अप्राकृतिक साधन से, तीसरा हमारा ज्वालामुखी क्रिया से और फोर्थ है हमारा भूकंप विज्ञान से। कहीं से, भूकंप विज्ञान से। तो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों इसका हमारे भूकंप विज्ञान से। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके संबंध में हमें महत्वपूर्ण जानकारी कौन देता है, तो देता है हमें भूकंप विज्ञान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है पृथ्वी की कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल पाया जाता है। दोस्तों जो हमारा पृथ्वी का टोटल द्रव्यमान है उसका लगभग कितना प्रतिशत मेटल है, यानी धातु है। तो पहला हमारा 40%, दूसरा है 45%, तीसरा है हमारा 68% और चौथा है हमारा 90%। क्या है, 90%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 68%। तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का टोटल 68% भाग क्या है, वो है मेटल, यानी कि धातु है, किसी न किसी फॉर्म में धातु है वो। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। दोस्तों पृथ्वी सबसे ऊपरी परत है हमारी स्थल मंडल, इसका विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। तो पहला देखते हैं हम 110 किलोमीटर, दूसरा हमारा 155 किलोमीटर, तीसरा है 200 किलोमीटर और चौथा है हमारा 110 किलोमीटर। क्या है, 110 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा 100 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर। तो स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है, तो वो है हमारे 100 किलोमीटर की गहराई तक। कहाँ तक, 100 किलोमीटर की गहराई तक। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों जो हमारा भू प्रॉपर्टी है, फिर प्रावार है और फिर क्रोड है। तो पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो पहला है हमारा लौह, दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है एल्यूमिनियम और फोर्थ है हमारा पोटाश। क्या है, पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा एल्यूमिनियम। तो दोस्तों जो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी है वहां पर कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में, तो वो है हमारा एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो मान दोस्तों हमारी टोटल पृथ्वी है हमारी, तो उसके टोटल कितने प्रतिशत भाग पर हमारे महाद्वीप है। तो पहला है 30.1 भाग, दूसरा है हमारा 28.4 भाग, तीसरा ऑप्शन हमारा 29.2% भाग और चौथा ऑप्शन हमारा 38.7% भाग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29.2% भाग पर दोस्तों किसका विस्तार है, हमारे महाद्वीपों का। जो बाकी हमारा 71% विस्तार उस पर किसका विस्तार है,
तो उस पर महासागरों का विस्तार है। किसका? महासागरों का। तो 29% एरिया पर क्या है? 29% धरातल पर महाद्वीप है और 71% धरातल पर क्या है? वो हमारे महासागर है। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किसके, फिर से रिपीट करता हूं, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो पहला है हमारा लोह से, दूसरा है एल्यूमिनियम से, तीसरा है पोटेशियम से और फोर्थ है हमारा क्रोमियम से। किससे? क्रोमियम से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोह से। कैसे बना हुआ है? तो लोह से बना हुआ है। चलिए फिर से रिपीट करूंगा मैं, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किसमें बना हुआ है? तो वो हमारे लोहे का बना हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? दोस्तों टोटल हमारे 3 परतें हैं। पहली सियाल है, दूसरी है हमारी सीमा और तीसरी है नीफे। तो प्रश्न बोल रहा है कि पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में से ऊपर से दूसरी हमारी परत कौन सी है? तो दोस्तों टोटल 3 ही है, तो आप ऊपर से बात कर ले, नीचे से जो हमारी दूसरी वो दूसरी ही रहेगी। तो पहला ऑप्शन हमारा नीफे, दूसरा है सीमा, तीसरा है सियाल, फोर्थ ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सीमा। क्या हो जाएगा? सीमा। तो दोस्तों जो पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परत है उसमें से दूसरी कौन सी है? तो हमारी सीमा है। चाहे हम ऊपर से देख ले तो भी दूसरा हमारा सीमा रहेगा और नीचे से भी देखें तो दूसरा हमारा सीमा ही रहेगा। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? दोस्तों टोटल हमारे अक्षांश है, उनकी संख्या कितनी है? तो पहला है 70, दूसरा है 90, तीसरा है 160 और चौथा ऑप्शन हमारा 180। क्या है? 180। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 180। तो दोस्तों जो हमारे टोटल अक्षांश है उनकी संख्या कितनी है? 180। कितनी? जो टोटल हमारे अक्षांश है उनकी संख्या है 180। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों अक्षांश कम होते हैं, देशांतर ज्यादा होते हैं। तो देशांतरों की संख्या कितनी है? तो पहला है हमारे 60, दूसरा ऑप्शन है 360, तीसरा है 180 और चौथा है हमारा 90। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे 360। तो दोस्तों हमारे अक्षांश कितने हैं? वो 180 और देशांतर कितने हैं? वो है 360। तो यानी कि अक्षांश के डबल कौन है? वो है देशांतर। तो देशांतरों की बात करें तो 360, अक्षांशों की बात करें तो 180। ऑप्शन सेकंड इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? दोस्तों नगर पूछ रहा है कि कौन सा हमारा भूमध्य रेखा पर स्थित है या भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो पहला है हमारा सिंगापुर, दूसरा है मनीला, तीसरा है हमारा जकार्ता और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर रहेगा सिंगापुर। तो दोस्तों जो तीनों शहर दिए यहाँ पर सिंगापुर, मनाली और जकार्ता, इनमें से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन है? तो हमारा सिंगापुर है। और सिंगापुर एक देश भी है जिसकी राजधानी क्या है? वो है हमारी सिंगापुर सिटी और करेंसी सिंगापुर डॉलर। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो पहला है हमारा जायरे, दूसरा है चीन, तीसरा है भारत और फोर्थ है हमारा ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों जायरे। दोस्तों जो हमारा जायरे देश है यहाँ से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, बाकी चीन और भारत से कर्क रेखा गुजरती है। क्या होती है? गुजरती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? दोस्तों जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, यह कहाँ से गुजरती है? तो पहला हमारा 180 डिग्री, दूसरा है 120 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 270 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। तो जो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये कहाँ से निकलती है? तो 180 डिग्री से निकलती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन फर्स्ट। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वो है, ग्रीनविच किस देश में? दोस्तों जो ग्रीनविच है ये किस देश में? तो पहला हमारा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है हॉलैंड, तीसरा है हमारा यूएसए और फोर्थ है हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन क्या है? प्यारा भारत। तो जो हमारी ग्रीनविच किस देश से निकलती है? तो ये हमें निकलती है हमारे यूके देश से। कहाँ से? यूके देश से दोस्तों। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जीएमटी। क्या बोलते हैं? जीएमटी, ग्रीनविच मेन टाइम। यही कारण है दोस्तों कि इसको हम जीएमटी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे किस देश से निकलती है? तो ग्रीनविच नामक जगह से निकलती है और उसका देश कौन सा है? वो है यूके। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर रहता है? टोटल दोस्तों हमारे जो देशांतर है 360, कितने? 360 देशांतर है। तो प्रश्न पूछा है कि हम मान लो ए देशांतर से बी देशांतर के बीच में जाते हैं तो टोटल कितना अंतर आ जाता है? तो पहला ऑप्शन हमारा 7 मिनट, दूसरा है 0 मिनट, तीसरा है 4 मिनट और फोर्थ है हमारा 1 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा 4 मिनट। क्या है? 4 मिनट। तो एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों की स्थानीय समय के बीच में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। मान लो कि आप ए देशांतर पर थे और यहाँ पर 5 बज रहे हैं, तो जैसे ही आप बी देशांतर पर जाएंगे तो यहाँ 5:04 हो जाएंगे। तो दोनों के बीच में अंतर कितना रहता है? 4 मिनट का अंतर रहता है। तो दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, जो कि एसएससी जीडी में बार बार पूछे जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि अपनी वीडियो को पूरा देखा होगा और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा दोस्तों हमने चैनल पर एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पूछे गए कंप्यूटर विषय के
और साथ ही साथ हमारे स्पोर्ट्स विषय के और विज्ञान विषय के प्रश्न भी डाल दिए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। उनका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो आपने पूरा देखा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।